बिहार में लुटेरे इतने बेखौफ क्यों हैं? लगातार बैंक को निशाना बना रहे हैं, एटीएम को निशाना बना रहे हैं, लोगों की गाढ़ी कमाई लूट रहे हैं। सवाल है कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस की गश्ती क्या कर रही है? तो आज यही सवाल, पुलिस की सुस्ती, लुटेरों की मौज। इसलिए सबसे पहले बात बिहार में बेखौफ लुटेरों की आज हम करेंगे। 4 अक्टूबर यानी सोमवार का दिन आज मानो लूट का सोमवार साबित हुआ। सारण, समस्तीपुर और सुपौल में रविवार की रात से अब तक करीब 75 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी की लूट हुई है। सारण में एक निजी एटीएम में पैसा डालने जा रहे युवक से हथियार के बल पर 40 लाख रुपए लूट लिए गए। तो समस्तीपुर में स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की गई। और इससे पहले रविवार की रात अपराधियों ने सुपौल में फ्लिपकार्ट के कार्यालय से 11 लाख नकद और करीब 3 लाख रुपए के सामान लूट लिए। छपरा में अपराधियों ने सीएसपी एटीएम संचालक से 40 लाख रुपए लूट लिए। घटना मढ़ौरा थाना क्षेत्र के इसरौली की है। बताया जा रहा है कि सीएसपी एटीएम संचालक मुकुंद पाठक मढ़ौरा गढ़देवी स्थित एक्सिस बैंक से 40 लाख रुपए निकालकर अपने घर वापस जा रहे थे और रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उनसे पिस्टल के दम पर रुपए लूट लिए। पीड़ित की माने तो अपराधियों ने उनकी गाड़ी चाबी बंद कर लिया और उनसे बैग छीनने लगे। वो बैग लेकर भागे, लेकिन अपराधियों ने उन्हें पकड़कर पिस्टल तान दी और बैग लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और हमेशा की तरह जांच में जुटती है। किया गाड़ी चाबी बंद कर दी, गाड़ी का चाबी बंद किया तो मैंने बाइक देखा, बाइक चला देखा तो बंदूक निकाल लिया। तो मैंने बंदूक देखा ना तो भाग चले पैसे लेके भागे। तो फिर क्या हुआ कि लग गया तो मैंने उसको पैसे दे दिए और फिर भाग चलेगा। और सबसे ज्यादा अपराधियों के निशाने पर बैंक और एटीएम रह रहे हैं। ये 10 दिनों की वारदात को अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है बैंक लूट की घटना अब आम हो गई है। बारी बारी से देखते जाइए इन 10 दिनों में बारी बारी से अलग अलग जगहों पर कैसे अपराधियों ने बैंक को और एटीएम को निशाना बनाया। 24 सितंबर को मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। शहर के व्यस्तम बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक में रुपए जमा करने जा रहे कैश वैन को अपराधियों ने निशाना बनाया और 39 लाख की लूट कर ली। बताया जाता है कि 3 बाइक पर सवार करीब आधा दर्जन अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और कैश वैन को लूट लिया। इस दौरान अपराधियों ने करीब 6 राउंड फायरिंग की और अपराधियों की गोली से कैश वैन के गार्ड की मौत भी हो गई थी। पुलिस के हाथ अब तक खाली है। 30 सितंबर को फिर भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में कोऑपरेटिव बैंक को लूटा गया। अपराधियों ने 29,22,600 रुपए की लूट की और अभी सभी अपराधी उसके बाद फरार हो गए। वहां भी इस घटना में भी पुलिस के हाथ खाली है। फिर 3 अक्टूबर मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कच्ची पक्की में चोरों ने एक्सिस बैंक की एटीएम मशीन को अपना निशाना बनाया। चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए और इस घटना में भी पुलिस के हाथ खाली। और फिर आज 4 अक्टूबर सारण में प्राइवेट एटीएम में पैसा डालने जा रहे युवक से 40 लाख की लूट। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के इसरौली गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एटीएम में पैसा डालने जा रहे युवक को निशाने पर लिया और 40 लाख रुपए लूट लिए। 4 तस्वीरें बता रही है कि बैंक और एटीएम कैसे अपराधियों के निशाने पर हैं और सभी मामलों में पुलिस के हाथ खाली है। ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पुलिस की सुस्ती है। सीएम नीतीश लगातार निर्देश देते हैं कि पुलिस की गश्ती बढ़ाया जाए, बावजूद इसके पुलिस गश्ती नहीं बढ़ाई गई और यही वजह है कि अपराधी बेखौफ होकर बैंक और एटीएम को निशाना बनाते हैं। 10 दिनों में बिहार में लूट की 6 बड़ी वारदातें हुई, 6 बड़ी वारदात और सब में पुलिस के हाथ खाली। 24 सितंबर को मधुबनी में बैंक के कैश वैन से 39 लाख की लूट, अपराधियों की फायरिंग में कैश वैन के गार्ड की मौत हुई। 30 सितंबर को भागलपुर के सुल्तानगंज में कोऑपरेटिव बैंक से 29 लाख से ज्यादा की लूट। 3 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम काटकर करीब 20 लाख रुपए की लूट। 4 अक्टूबर को सारण में प्राइवेट एटीएम में पैसा डालने जा रहे युवक से 40 लाख की लूट। 4 अक्टूबर को ही सुपौल में कुरियर कंपनी के ऑफिस में लूट, 11 लाख कैश सहित 3 लाख के सामान की लूट। 4 अक्टूबर को ही समस्तीपुर के उजियारपुर में ज्वेलरी दुकान से हथियार के बल पर लाखों के ज्वेलरी की लूट हुई है। लगातार ये सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला बता रहा है कि अपराधियों के निशाने पर बैंक और एटीएम है और बैंक और एटीएम को लगातार बेखौफ लुटेरे निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पुलिस
सुस्त है और यही वजह है कि लुटेरे आते हैं, दिन दहाड़े आते हैं, लूट कर फरार हो जाते हैं और पुलिस बाद में लकीर पीटती रहती है। सवाल यही है कि सीएम नीतीश कुमार जब कह चुके हैं बार बार कि पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए, गाड़ियां भी दे दी गई, नई नई गाड़ियां दी गई हैं पुलिस को, फिर गश्ती बढ़ाने में क्या दिक्कत है पुलिस को? अगर सड़कों पर पुलिस की गाड़ी दौड़ती रहेगी तो लुटेरे कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए। बात अब सियासत की करेंगे। महागठबंधन आरजेडी ने कर दिया गेम, हाथ मलती रह गई कांग्रेस। जी हां, महागठबंधन नाम है, नाम में महा लगा हुआ है, लेकिन गठबंधन में महाभारत मची है। हालांकि 10 दिन पहले तक इसी महागठबंधन के नेता एक दूसरे का हाथ थामकर एकजुटता की नुमाइश कर रहे थे, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही एकजुटता की हवा निकल गई। दो तस्वीरें दिखती हैं। पहली तस्वीर 24 सितंबर की है। देखिए दोनों तस्वीरों में फर्क। पहली तस्वीर में एकजुटता दिखाते हुए एक दूसरे का हाथ थामकर, लेकिन 10 दिनों में ही एकजुटता की हवा निकल गई और जगदा बाबू आते हैं और सीधे दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देते हैं। कांग्रेस हाथ मलती रह जाती है। तारीख 24 सितंबर, महागठबंधन के नेताओं ने दिखाई एकजुटता। तारीख 4 अक्टूबर, महागठबंधन में महाभारत। तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूँ। एक सीट तो फाइनल है, हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोग लड़ेंगे। ये दोनों सीट पर राजद अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर रही है, बहुत ही आश्चर्यचकित है। हम लोगों ने दिल्ली भी बात की है और अगर वो वापस नहीं लेते हैं आज, तो हम लोग को कल तक हम उनको समय देंगे कि भाई वापस ले लें। नहीं लेते हैं तो हम लोग भी दोनों सीट पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कहाँ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पीछे आगे जाने का, किसी को पीछे आगे की बात कहाँ हो रही है। ये तो चुनाव है और उन्मादियों को हराने का एक सबसे बड़ा मिशन है सब। महज 10 दिन पहले तक महागठबंधन के नेता राबड़ी आवास पर एक साथ जुटे तो हाथ में हाथ मिलाकर एकजुटता की नुमाइश कर रहे थे, लेकिन 10 दिनों के अंदर ही उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर एकजुटता की हवा निकल गई। कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सामने आए और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान सीट से गणेश भारती और तारापुर सीट से अरुण कुमार शाह को टिकट दिया। अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न 2 नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूँ। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, 63 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह। आरजेडी ने उम्मीदवार के नामों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। आरजेडी के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने आरजेडी को खूब खरी खोटी सुनाई और दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट देने की चेतावनी देते हुए आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया। कल तक करेंगे, कल तक पक्का हो जाएगा। दोनों केंद्र पे निर्भर है, मतलब कि आला कमान से बात होगी। निश्चित रूप से आला कमान से बात होगी, या बात हो भी रही है। दोनों सीटों पर होगा सर। एक सीट तो फाइनल है, हम समझते हैं दूसरा सीट भी हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि आला कमान से जो बात हुई है, वहाँ के लोगों से जो मेरी बातचीत कल 5 बजे के बाद से हो रही है, कांग्रेसियों की मंशा है उस सीट पर भी लड़ने की। मैंने उनके मनोभावना से कांग्रेस आला कमान को अवगत करा दिया है। कुशेश्वर स्थान 70 सीट के अंदर था और हमारे बड़े नेता हैं अशोक राम जी, वो चुनाव लड़े थे और मात्र 7222 वोट से हारे थे। एक बहक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों सीट पर राजद अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट कर रही है, बहुत ही आश्चर्यचकित है। हम लोगों ने दिल्ली भी बात की है और अगर वो वापस नहीं लेते हैं आज, तो हम लोग को कल तक हम उनको समय देंगे कि भाई वापस ले लें। नहीं लेते हैं तो हम लोग भी दोनों सीट पे तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हमने कहा नहीं कि हमको एक गठबंधन का धर्म निभाना है और भारतीय जनता पार्टी
के साथ एक वैचारिक संघर्ष करना है, उनको हराना है। तो ये सबसे इतर इन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है। हमें जाहिर सी बात है कि दोनों सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी लड़ाने की तैयारी है। मैदान हमारे पास समय है ना, हम कर लेंगे घोषणा। तो हमारे तरफ से बिल्कुल ये सामने स्पष्ट हो चुका है। हमारा स्ट्राइकिंग रेट भी अच्छा था, 41 में हम 27 लाए थे। तो इट इज बिकॉज कि नीचे से लेके जो हमारा जो वोटों का आधार था, जो समूह था, सब लोग एकत्रित होकर वोट डाल रहे थे। कांग्रेस के वार पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी पलटवार किया और किसी भी हालत में पीछे हटने से इनकार कर दिया। जबकि आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने तो कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर ही सवाल खड़ा कर दिया। महागठबंधन के सभी साथी हैं और इस देश में उग्रवाद और धार्मिक उन्मादियों को कैसे परास्त किया जाए, इसमें हम लोग लगे हुए हैं और सबका हम लोग सहयोग मांगते हैं, सबको हम लोग सहयोग देते हैं। अब इस पर अच्छा अभी बताओ, हमारे द्वारा तो कोई अल्टीमेटम नहीं है, हमारे द्वारा तो सबका सम्मान है। जी आप भी पार्टी में नहीं, आपके साथ मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। अभी ये तो तरीका है कि आपको मैं प्रसन्न करूं और अपने साथ लेके चलूं। कहाँ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पीछे आगे जाने का, किसी को पीछे आगे की बात कहाँ हो रही है। ये तो चुनाव है और उन्मादियों को हराने का एक सबसे बड़ा मिशन है। सब आपका स्पेकुलेशन है, अभी तत्कालिक है, घोषणा हुई है, इसलिए थोड़ा कांग्रेस को क्षोभ होगा क्योंकि पिछले बार कांग्रेस लड़ी थी, लेकिन बाद में विचार करेगी कांग्रेस लगेगा कि नहीं हम लोग को महागठबंधन के जो सेकुलर फोर्सेज है उसको मजबूत करना है, न कि एक सीट जीतना और लड़ना महत्वपूर्ण है। हमारा उम्मीदवार सक्सेस ही था, पोटेंशियल वाला है, इसलिए हम लोगों ने तय किया है। पिछले बार 70 सीट लेकर के उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं था, इसलिए भी ये बात भी जनता में है। खाली वही कारण नहीं है, वो अभी एक बात थी, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, चुनाव जीतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम लोग जीतने के लिए कैंडिडेट दिए। यानी 2 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन की गांठें खुलने लगी और महाभारत शुरू हो गई है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच मची महाभारत पर एनडीए की बाछें खिल गईं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी को अहंकार हो गया है। अहंकार है यह सीधे तौर पर। अगर अहंकार नहीं रहता तो महागठबंधन के घटक दल, वह चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, ये लोग क्या है, राजनीतिक रूप से बीपीएल हैं क्या? बीपीएल की श्रेणी में हैं। इनकी कोई भूमिका नहीं है। इनके औकात को बताने का काम किया है राष्ट्रीय जनता दल ने, यह उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हमारा भी एनडीए का गठबंधन है। उनके शीर्ष नेता एक साथ संवाददाता सम्मेलन आयोजित करते हैं, उम्मीदवार की घोषणा करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम अकेले हैं। ये अहंकार का जो बोध हुआ है, ये स्वाभाविक परिणति है। उपचुनाव की 2 सीटों को लेकर महागठबंधन में मची महाभारत ने बता दिया कि गठबंधन की गांठें कितनी कमजोर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और 2 दशकों से ज्यादा हो गए कांग्रेस आरजेडी के सहारे ही चलती नजर आ रही है और कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस का वजूद जो है आरजेडी के सहारे, लेकिन पहली बार अब यह है कि आरजेडी ने कांग्रेस को आंख दिखा दिया है। कांग्रेस को अब तय करना है कि क्या वो आरजेडी जो देगा उसे स्वीकार करेगा या अब आगे अपने बूते चलने की कोशिश करेगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस में ज्वाइन किया है, क्या कन्हैया कुमार के सहारे कांग्रेस अब आगे अपने बूते खड़ा होने की कोशिश करेगा, या फिर कन्हैया कुमार की वजह से आरजेडी ने कांग्रेस को एक सीट देने में भी आनाकानी की और वो सीट भी अपने पास रखा। कल तक इंतजार करना होगा, देखना होगा कि कांग्रेस क्या अपना उम्मीदवार खड़ा करती है और महागठबंधन का फिर होगा क्या। सवाल यही है। इन सब के बीच उपचुनाव की सीटों को समझिए। दोनों सीटों पर समीकरण क्या है, उपचुनाव की दोनों सीटों के समीकरण क्या कहते हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर, ये दोनों सीट हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं और दोनों सीटों पर जेडीयू और आरजेडी में अब सीधी टक्कर मानी जा रही है। आरजेडी ने भी दोनों उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। नीतीश सरकार की प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है। ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र जेडीयू का गढ़ माना जाता है। 2020 विधानसभा चुनाव में तारापुर में कांटे की टक्कर हुई थी और यहां पर
जेडीयू की जीत का अंतर मात्र 7,225 था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कांटे की टक्कर थी। 2020 चुनाव में तारापुर में आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और तारापुर में यादव और कुशवाहा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसी हिसाब से उम्मीदवारों का भी चयन किया गया है। मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और पासवान की भी संख्या अच्छी खासी है। और कुशेश्वर स्थान सीट, दूसरी सीट जिस पर बना हुआ है, जेडीयू के शशिभूषण हजारी जीते थे, जिनके निधन से सीट खाली हुई। यहां कांग्रेस ही लड़ी थी। कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को हराया था शशिभूषण हजारी ने, और लेकिन यहां भी कांटे की टक्कर हुई थी। जीत का अंतर ज्यादा नहीं था। यहां भी 7,222 वोटों से ही जेडीयू को जीत मिली थी 2 सीटों के उपचुनाव में। इस लिहाज से भी कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार कांटे की टक्कर हुई थी, कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दी थी और यही वजह है कि कांग्रेस इस सीट पर दावा ठोक रही है। डॉक्टर अशोक राम इस पर दोबारा उतरना चाह रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने गेम कर दिया और हाथ मलती रह गई कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर, और जिस रिपोर्ट को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन पहली बार सीएम नीतीश कुमार ने नीति आयोग पर ही हमला किया है और बरसते हुए कहा कि नीति आयोग किस तरह काम कर रहा है इसे भी देखना चाहिए। यूपी, महाराष्ट्र के बाद बिहार पूरे राष्ट्र को एक ही मापदंड से देखना विचित्र बात है, जबकि बिहार आबादी के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि जब भी नीति आयोग की बैठक में मैं जाऊंगा, अपनी पूरी बात रखूंगा और नीति आयोग की रिपोर्ट पर सरकार का जवाब भी नीति आयोग और केंद्र को भेजा जाएगा। हेल्थ को लेकर बिहार में क्या स्थिति थी पहले ये सबको पता है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा कि हॉस्पिटल में पहले कुत्ता बैठा रहता था, अब क्या हालत है सबको पता है। जातीय जनगणना पर भी नीतीश कुमार ने बयान दिया और बड़ा बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव होने के बाद राजनीतिक दलों के साथ बैठकर बातचीत करेंगे और तय करेंगे और भरोसा है कि सर्वसम्मति बन जाएगी। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर भी नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी। एक एक चीज देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम हो रहा है। अब बिहार में देखिए तो कभी कोई इग्नोर करता है एक एक चीज को। अब जरा अभी देख लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो उस दिन हम लोगों ने कहा कि पूरा करो, तो 33 लाख टीकाकरण किया। और उसके बाद कल पे ये 2 तारीख को देखिए, बापू के जन्मदिन पर हम लोगों ने क्या कहा था कि हम लोग 35 लाख से ऊपर जाएंगे। लेकिन कितनी वर्षापात हुई उस दिन, इतना वर्षा होने के बाद भी 30 लाख से भी ज़्यादा हुआ। तो हमारे यहाँ हेल्थ के लोग कितना मेहनत और एक एक काम कर रहे हैं भाई। कभी जो यहाँ के लोग काम करते हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए। लेकिन अब ऐसे ही कोई एक चीज़ ले लीजिएगा, कहीं से फिगर करिएगा, तो एक्चुअल अध्ययन नहीं। मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, इसका भी उत्तर भी जाएगा और स्पष्ट तौर पर अध्ययन करना चाहिए। कभी मीटिंग होगी हम दोहरा के कहेंगे, हम ये सब बात कहेंगे। अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको हम बता दिए, हमको किसी पर कुछ कहना नहीं है, लेकिन बैठक होगी तो बैठक में ही हम सारी बात कहेंगे। जातीय आधारित जनगणना के बारे में तो 2-3-4 बार बोल चुके हैं। हम लोगों का तो व्यू वही है। हम लोग चाहेंगे कि इस पर केंद्र सरकार भी विचार करके निर्णय ले। लेकिन जो आप पिछली बार पूछ रहे थे और मालूम जो आ गया था सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों की तरफ से जो भी कहा गया, तो आप जानते हैं कि हमने तो यही कहा था कि हम लोगों की राय तो ये है कि होना चाहिए। और इसके बाद फिर चूँकि बिहार के सभी पार्टियों का शिष्टमंडल मिला था, तो हम यहाँ पर वही 10 सभी पार्टियों के लोगों के साथ बैठक करके आगे क्या किया जाना चाहिए बिहार के कंटेक्स्ट में, उस पर हम लोग बातचीत करके कोई निर्णय लेंगे। तो ये हम लोगों का किया हुआ है और ऑलमोस्ट सभी दल के लोगों से ये बात हो रही है और सब हो जाएगी। तो एक बार ज़रूर बैठ करके, और ख़ास करके तो आ गया एक बाई इलेक्शन में, तो इसके बाद वाले पीरियड में ही बैठ करके बातचीत की जाएगी। तो यूपी की बात है, तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ होगा तो लोगों को निश्चित रूप से उचित कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी घटना घटी हम तो देखे हैं, अब फ्रंट लाइन पर ही था समाचार पत्रों में। और जिस नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सीएम नीतीश कुमार बरसे हैं, हमला किया है नीति आयोग पर, उस रिपोर्ट में है क्या रिपोर्ट में है जिससे लेकर सियासत मची हुई है, आपको बताते हैं। देश के जिला अस्पतालों के प्रदर्शन पर नीति आयोग ने ये रिपोर्ट जारी की थी। देश भर के जिला अस्पतालों में 1 लाख आबादी पर औसतन 24 बेड हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश में सबसे निचले पायदान पर है। 1 लाख की आबादी पर जिला अस्पतालों में
सिर्फ 6 बेड हैं बिहार में, और बिहार से एक पायदान ऊपर झारखंड है। झारखंड में 1 लाख की आबादी पर 9 बेड हैं। इस रिपोर्ट के आकलन के लिए देश के कुल 707 जिला अस्पतालों को शामिल किया गया था। राज्यों में 20 बेड की संख्या के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। 1 लाख की आबादी पर तेलंगाना में 10, यूपी में 13, जबकि हरियाणा में 13 बेड हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ साफ इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं और बताया है कि इस रिपोर्ट को ठीक से अध्ययन होना चाहिए और बिहार में हेल्थ सेक्टर में कितना विकास हुआ है ये नीति आयोग को ठीक से समझना चाहिए। और पटना में सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार के बाहर मुजफ्फरपुर से अपनी बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर एक परिवार अनशन पर बैठ गया। परिवार का कहना है कि मुजफ्फरपुर पुलिस पूरे मामले की लीपापोती में लगी है। पीड़ित परिवार की मांग है कि मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। परिजनों ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार से शिकायत करने आए हैं, लेकिन नियम के मुताबिक जनता दरबार के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद पूरा परिवार अनशन पर बैठ गया है। इस परिवार से बात की हमारे संवाददाता मरगू बालन ने। मुख्यमंत्री का जनता दरबार है। आज गिरी समान प्रशासन के साथ साथ कई विभागों की शिकायत मुख्यमंत्री सुनेंगे। लेकिन जनता दरबार के बाहर एक परिवार मुजफ्फरपुर से आया है जो धरने पर बैठा है और इनकी मांग है कि इनकी बच्ची गुम हो गई है और मुजफ्फरपुर प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। एक सब्जी विक्रेता राजन शाह की ये पुतली बताई जा रही है। उनका पूरा परिवार आज आप देख सकते हैं किस तरीके से उस बच्ची का फोटो लिए 5 लोग, 3 बच्चे हैं और उस बच्ची की माँ है, बच्ची के पिता है और पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सवाल बहुत सीधा है, आखिर क्या है पूरा मामला, हम बात करेंगे इनसे। आखिर क्या नौबत आ गई कि अब मुख्यमंत्री जनता दरबार के बाहर आप धरने पर बैठ गए? बच्ची के अपहरण करवा दिया अमन कुमार सरस्वती पूजा का, अभी तक ले बच्ची के कुछ नहीं पता चला। अभी सवाल बहुत सीधा है, आखिर एक पूरे परिवार को जिला से लेकर मुख्यमंत्री आवास और जनता दरबार तक आने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया? और आखिर मासूम उस बच्ची को खोजने में क्या सही में मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन नाकामयाब रहा? लेकिन सवाल बहुत सीधा है, इन सवालों का जवाब तो शायद कहीं न कहीं सुधारना खोजना ही पड़ेगा। क्या मांग है मुख्यमंत्री से आपकी? हम लोग का मांग है मुख्यमंत्री का सीबीआई जांच हो जल्द से जल्द, नहीं तो हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ सुसाइड करेंगे सर। अब हम लोग यहाँ कोई अब हम लोग को आप लोग वहाँ कहाँ किनसे जाके मिले? हम लोग ये सर आप पूछिए कि किनसे नहीं मिले सर। यहाँ तक ले कि हम लोग राष्ट्रपति यहाँ भी एप्लीकेशन लगा चुके हैं। हम लोग कहीं नहीं छोड़े हुए हैं। अब हम लोग को कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। सवाल सीधा है कि आखिर इस परिवार की बच्ची का अभी तक पुलिस पता क्यों नहीं लग पाई। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासनिक तौर पर पूरे मामले में क्या बयान आ पाता है। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक परिवार भी जनता दरबार के बाहर अनशन में बैठा है और वो भी अपने बच्चे की बरामदगी की मांग को लेकर। अपने सहयोगी आशीष के साथ मुर्गवालम कशिश न्यूज पटना। सोचिए, एक परिवार की मासूम बच्ची गुमशुदा है, लापता है, उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस के पास परिवार जाता है, भटक रहा है इंसाफ के लिए, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। आखिर हर मामले को क्या सीएम नीतीश के पास आएगा और वहां से फिर सीएम नीतीश निर्देश देंगे तभी पुलिस सुनवाई करती है? आखिर पुलिस का काम क्या है? ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करना। और पुलिस अगर अपना काम ठीक से नहीं करती है, यही वजह है कि सीएम नीतीश को जनता दरबार लगाना पड़ा, जिसमें ऐसे ही मामले आते हैं और ऐसे ही मामले आने के बाद फिर सीएम नीतीश का निर्देश जाता है, तब जाकर पुलिस एक्टिव होती है। पहले ही पुलिस एक्टिव क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है मुजफ्फरपुर पुलिस? आगे बढ़ते हैं। रांची के वरिष्ठ जर्नलिस्ट बैजनाथ महतो अब हमारे बीच नहीं। सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। पिछले 23 दिनों से इलाजरत बैजनाथ महतो की तबीयत में सुधार हो रहा था। डॉक्टरों ने भी उन्हें खतरे से बाहर बताया था, लेकिन 3 दिन पहले अचानक उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। काफी कोशिश के बावजूद भी बैजनाथ महतो को नहीं बचाया जा सका। बैजनाथ महतो के निधन का समाचार मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई। बैजनाथ महतो के निधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर शोक जताया है। वहीं रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि बहुत दुख की घड़ी है।
वहीं पत्रकार बैजनाथ महतो के असमय मृत्यु के बाद उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल 11 और 12 सितंबर की रात आकाश उर्फ ठेंगा और उसके साथी ने जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया था। हमला के आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। बहुत ही दुखद है, अपूर्णीय क्षति है। इसलिए भी है कि हमारे न सिर्फ बिरादरी के लिए बल्कि मतलब एज ए मैन भी वो बहुत अच्छा था, मिलनसार लड़का, उसके जैसा नहीं था कोई। और कहीं पर भी कुछ भी गतिविधि हो वो सबसे आगे रहता था। ये कमी तो हम लोगों को खलेगी और इस तरह का लड़का मिलना मुश्किल है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकार बैजनाथ महतो के निधन पर शोक जताया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा है, रिम्स में इलाजरत पत्रकार बैजनाथ महतो जी के निधन की दुखद खबर मिली है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति। दो तस्वीरें और पत्रकार बैजनाथ महतो को कशिश न्यूज की तरफ से भी श्रद्धांजलि। और इसी के साथ आज बात सपाटे बस इतना ही। कल फिर होगी बात सपाटे मुलाकात आपसे जुड़ी खबरों के साथ।